हेलो दोस्तों, आपका अपना सर प्रमोद यूट्यूब चैनल में दिलो जान से स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि जो आपका क्लास 9 है यानी कि कक्षा 9, इसमें जो आपका सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी सोशल साइंस जो मॉडल सेट 1 का क्वेश्चन है, उसका सारा क्वेश्चन का मैं आंसर बता दूंगा। तो आप मेरे इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। अगर आपको क्लास 9 का 2022 में एग्ज़ाम देना है तो मेरे इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आपको पूरा सारा क्वेश्चन का आंसर मैं बता दूंगा। जितने भी पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैं टिक करवा दूंगा, उसको आप वीवीआई में टिक कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जितना भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो डालूंगा वे आप तक आसानी से पहुंच सके। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते होंगे पीडीएफ, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जाकर के मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। उसमें आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा और क्लास 9 का जैसे जैसे एग्ज़ाम होगा उसका मैं आंसर की का वीडियो बना दूंगा। तो उसके लिए आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे। जो मेरे चैनल पर बने रहेंगे उनको जो है कि ये वीडियो मिल जाएगा जो मैं आंसर की का बनाऊंगा। यानी कि आप जब एग्ज़ाम दे करके आएंगे, एग्ज़ाम दे करके उसका क्वेश्चन आप ले करके आएंगे और फिर उसमें जो क्वेश्चन है उसका आंसर का मैं वीडियो बना दूंगा। जो जो सही होगा आप अपना सही मिला सकते हैं कि कितना सही और कितना गलत आप करके आए हैं। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जितना भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो डालूंगा वे आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन है और कौन कौन सा क्वेश्चन है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि प्रश्न संख्या 1 में पूछा जा रहा है कि 1815 ईस्वी में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी। यानी कि 1815 ईस्वी में किस युद्ध में 1815 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था उसमें किस फ्रांस की हार हुई थी। ठीक है, तो किस युद्ध में? तो वाटरलू युद्ध में जो है कि फ्रांस की हार हुई थी। यानी कि इसमें ऑप्शन ए सही है। इसमें आप ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे, ऑप्शन ए। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि प्रश्न संख्या 2 में पूछा जा रहा है कि क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त था। यानी कि क्रांति से पहले, ठीक है, फ्रांसीसी समाज जो है वह कितने वर्गों में विभक्त था यानी कि बटा हुआ था। तो इसमें जो है कि आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 3 वर्गों में विभक्त था। आप इसमें ऑप्शन बी को याद रखेंगे। एक क्वेश्चन जो है कि वीवीआई है, ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है। आप इसको वीवीआई में भी टिक कर लेंगे। जितना भी मैं वीवीआई क्वेश्चन बताऊंगा उसको आप टिक करते चलेंगे। वे आपके एग्जाम में एकदम उम्मीद है कि आ सकता है। और आपका तो वैसे मॉडल सेट 1 का और सेट 2 का जो दो मॉडल सेट है इसमें टोटल मिला के 80 क्वेश्चन है। इसी के बीच से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप याद रखेंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 3 है यानी कि प्रश्न संख्या 3 में पूछा जा रहा है कि चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता है। यानी कि चर्च में जो विशेष काम को करते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं पादरी वर्ग। यानी कि इसका ऑप्शन ग सही हो जाएगा। आप इसमें ऑप्शन ग को याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 4 में पूछा जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि फ्रांस का संविधान किस वर्ष बना। यानी कि फ्रांस का जो संविधान था वह किस वर्ष बना था। तो इसमें ऑप्शन ग सही है। 1791 ईस्वी में जो है कि फ्रांस का संविधान बना था। यानी कि ऑप्शन ग सही। फिर प्रश्न संख्या 5 में पूछा जा रहा है कि फ्रांस में 1993 से 1994 ईस्वी के मध्य के काल को किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें आतंक का राज काल के नाम से जाना जाता है। यानी कि ऑप्शन का सही है, आतंक का राज। यानी कि आतंक का राज काल के नाम से जाना जाता है। किसको? तो 1793 से 1794 तक के मध्य काल को, यानी कि इसके बीच के काल को। ये क्वेश्चन जो है कि वीवीआई है, आप इसको वीवीआई में टिक कर लेंगे और इसे याद रखेंगे। फिर आपका प्रश्न संख्या 6 है। इसमें पूछा जा रहा है कि इस 1917 से पूर्व यानी कि 1917 से पहले रूस पर किसका शासन था। तो रूस पर जो है कि 1917 से पहले जार निकोलस सेकंड का शासन था। यानी कि जार निकोलस 2, यानी कि ऑप्शन इसमें ख सही है। फिर प्रश्न संख्या 7 है कि रूसी संसद का क्या नाम था। यानी कि रूसी संसद है उसका क्या नाम था। तो रूसी संसद का नाम था ड्यूमा। यानी कि ऑप्शन घ सही है, ड्यूमा। एक क्वेश्चन वीवीआई है, इसको वीवीआई में याद रखेंगे। और वैसे तो आपको सारा क्वेश्चन याद रखना है। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जितना भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो डालूंगा वे आप तक आसानी से पहुंच सके। फिर प्रश्न संख्या 8 में पूछा जा रहा है कि
बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था, यानी कि बोल्शेविक पार्टी जो है उसका नेता कौन था, तो ऑप्शन ए सही है, यानी कि लेनिन। लेनिन जो है कि बोल्शेविक पार्टी का नेता थे, यानी कि इसमें लेनिन ऑप्शन सही है। फिर आपका प्रश्न संख्या 9 में पूछा जा रहा है कि रूसी क्रांतिकारियों के मुख्य उद्देश्य क्या थे, यानी कि रूसी क्रांतिकारी जो थे उनका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसमें जो है कि 4 ठे ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में चारों सही है, यानी कि ऑप्शन घ उपयुक्त सभी। जो 4 ठे दिया हुआ है कि प्रथम विश्व युद्ध से रूस को हटाना, ये भी आपका सही है। जमीन किसानों को देना, ये भी आपका सही है। कारखाने पर मजदूरों का नियंत्रण, ये भी सही है। गैर रूसी जातियों का समानता का दर्जा देना, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन घ सही है, उपयुक्त सभी। फिर प्रश्न संख्या 10 में देखिए पूछा जा रहा है कि खूनी रविवार के नाम से किस दिन को जाना जाता है। ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको वीवीआई में याद रखेंगे। इसमें देखिए जो 9 जनवरी 1905 है, इसी के दिन को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन इसमें ख सही है। आप इसमें ऑप्शन ख को याद रखेंगे, 9 जनवरी 1905। फिर प्रश्न संख्या 11 में पूछा जा रहा है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.4%, यानी कि आपका ऑप्शन ख सही है, 2.4%। अगर पूछा जाए कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत है, तो विश्व के कुल क्षेत्रफल से किसका क्षेत्रफल, तो भारत का, तो 2.4% है, ऑप्शन ख सही है। फिर आपका प्रश्न संख्या 12 में पूछा जा रहा है कि भारत की मानक याम्योत्तर रेखा कौन सी रेखा है, तो भारत की मानक याम्योत्तर रेखा जो है कि 82.30 अंश पूर्वी देशांतर है, यानी कि ऑप्शन ग सही है। आप इसमें ऑप्शन ग को याद रखेंगे। क्लास 9 का तैयारी करवाने के बाद, क्लास 9 का जब आप लोग एग्ज़ाम दे लेंगे तो क्लास 10 का मैं तैयारी करवाऊंगा। उसमें क्लास 10 में पूरा ऑल कोर्स, यानी कि सभी कोर्स को अच्छे से कंप्लीट करवाऊंगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तभी आप तैयारी कर पाएंगे। फिर आपका प्रश्न संख्या 13 में पूछा जा रहा है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, यानी कि कर्क रेखा जो है किस राज्य से नहीं गुजरती है, उस राज्य को बताना है। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा घ, यानी कि उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती है। फिर आपका प्रश्न संख्या 14 है कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, तो विश्व का जो सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, ये आपका नेपाल में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ग सही है। प्रश्न संख्या 15 में पूछा जा रहा है कि एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है, मान लीजिए कि एक स्थलीय भाग है, ये स्थल है और इसके 3 ओर से क्या है, समुंदर है, तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है प्रायद्वीप, यानी कि ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप वीवीआई में याद रखेंगे, इसे कहा जाता है प्रायद्वीप। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, यानी कि प्रश्न संख्या 16 में पूछा जा रहा है कि बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को किस नाम से जाना जाता है, तो इसमें आपका हो जाएगा खादर। आप इसमें ऑप्शन ग को याद रखेंगे, खादर। फिर प्रश्न संख्या 17 है कि गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पूर्वी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ग, यानी कि कोंकण के नाम से जाना जाता है। क्या चीज़, कोंकण, आप याद रखेंगे कोंकण। प्रश्न संख्या 18 है कि किस प्रायद्वीप का निर्माण परवाल भित्ति से हुआ है, यानी कि कौन सा ऐसा द्वीप है, द्वीप जो कि जिसका निर्माण परवाल भित्ति से हुआ है। अगर पूछा जाए कि कौन सा द्वीप है और जिसका परवाल भित्ति से निर्माण हुआ है, तो उसे कहते हैं लक्षद्वीप, यानी कि लक्षद्वीप इसमें सही आंसर है। फिर प्रश्न संख्या 19 है कि विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी का है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा अपवाह द्रोणी किस नदी का है, तो अमेजन नदी का है। आप इसमें अमेजन याद रखेंगे। ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, पहले पूछा गया है, अपवाह द्रोणी वाला क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको याद रखेंगे। फिर प्रश्न संख्या 20 में पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो नर्मदा नदी जो है कि अरब सागर में गिरती है। ये भी क्वेश्चन वीवीआई है, आप इसको वीवीआई में याद रखेंगे। फिर आपका प्रश्न संख्या 21 है कि लमपुर, यानी लमपुर लिखा हुआ यानी कि पालमपुर है, पालमपुर गांव की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है, तो 75%, यानी कि आप इसमें ऑप्शन ग को याद रखेंगे, 75%, इसमें सही आंसर हो जाएगा 75%। प्रश्न संख्या 22 में कह रहा है कि खरीफ फसल की अवधि क्या है, यानी कि खरीफ फसल कब उगाया जाता है, उसका समय की अवधि क्या है, तो इसमें आपका सही आंसर है क, यानी कि जून से अक्टूबर के बीच में खरीफ फसल को उगाया जाता है, यानी कि ऑप्शन क सही है, जून से अक्टूबर।
प्रश्न संख्या 23 है कि हरित क्रांति का संबंध है, यानी कि हरित क्रांति जो है इसका संबंध है। तो हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न के उत्पादन से, यानी कि ऑप्शन क इसमें सही है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो खाद्यान्न के उत्पादन से, आप याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 24 है कि निम्न में से कौन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है, यानी कि इसमें कौन सा ऐसा है जो कि कार्यशील पूंजी का उदाहरण है? ऑप्शन ए है औजार, ऑप्शन बी है भवन, ऑप्शन सी है नगद पैसा तथा कच्चा माल, ऑप्शन डी है मशीन। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ग, यानी कि नगद पैसा तथा कच्चा माल, यानी कि आप इसको याद रखेंगे क्या? ऑप्शन ग, नगद पैसा तथा कच्चा माल। प्रश्न संख्या 25 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक गैर कृषि क्रिया है? गैर कृषि क्रिया अगर पूछा जाए गैर कृषि क्रिया, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा खाद एवं बीज की बिक्री, यानी कि खाद एवं बीज की बिक्री जो है कि गैर कृषि क्रिया है, आप इसमें याद रखेंगे। प्रश्न संख्या ये जो है कि आपका VVI क्वेश्चन है, आप इसको VVI में भी कर लेंगे टिक। फिर प्रश्न संख्या 26 में पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए, यानी कि लिखा हुआ है कथन 1 में कि जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। कथन 2 है कि मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की भांति ही प्रतिफल प्रदान करता है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से चूज करना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन ग टिक कर लेंगे। कथन 1 तथा कथन 2 दोनों सही है। जो कथन दिया हुआ है 1 और 2 ये दोनों सही है, कथन 1 और कथन 2, इसलिए ऑप्शन ग टिक कर लेंगे। फिर आपका प्रश्न संख्या 27 में पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है, यानी कि ऐसा जनसंख्या जो कि अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है वैसा को बताना है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा क, यानी कि शिक्षित एवं स्वास्थ्य जनसंख्या जो है कि अर्थव्यवस्था की संपत्ति है, यानी कि ऑप्शन क इसमें सही। आप ऑप्शन क को टिक कर लेंगे और याद रखेंगे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 28 है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है? तो इसमें आपका ऑप्शन ख सही है। जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है, यानी कि ऑप्शन ख टिक कर लेंगे। प्रश्न संख्या 29 में पूछा जा रहा है कि प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं? प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए, यानी कि नाम एडमिशन के लिए कौन सा प्रक्रम चलाए गए हैं, यानी कि कौन सा कार्यक्रम चलाए गए हैं? तो इसमें जो है कि सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर दोनों चलाया गया है, यानी कि ऑप्शन ग सही है। ग ऑप्शन क ख दोनों, यानी कि क एवं ख दोनों सही है। आप इसको याद रखेंगे और VVI में भी है, ये पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 30 में पूछा जा रहा है कि मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है, यानी कि मौसमी बेरोजगारी जो है इससे क्या तात्पर्य है? तो मौसमी बेरोजगारी से तात्पर्य यह है कि जब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार मिलता है उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ख याद रखेंगे आप। प्रश्न संख्या 31 में पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो लोकतंत्र का अर्थ है कि लोगों का तंत्र, यानी कि लोगों का शासन। आप इसमें ऑप्शन ग को याद रखेंगे। ऑप्शन ग लोगों का शासन, लोगों का शासन, ऑप्शन ग। प्रश्न संख्या 32 में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, यानी कि लोकतंत्र की विशेषता जो नहीं है उसको बताना है। तो इसमें आपका ख ऑप्शन जो है कि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। देखिए इसमें क्या है कि एक ही राजनीतिक दल का शासन कभी नहीं हो सकता है, इसलिए ये आपका सही है। प्रश्न संख्या 33 में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से जो है कि ग एक गलत है। लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें वंशानुगत शासन द्वारा शासन चलाया जाता है, एक गलत है। आप इसको टिक कर लेंगे। एक गलत है लेकिन ऑप्शन के अनुसार इसको सही मारना है, क्योंकि जो गलत है उसको छांटना है। तो गलत यह है, इसको छांट लेंगे, सही मार देंगे।
प्रश्न संख्या 34 में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है। तो इसमें जो है कि 4 ठे ऑप्शन दिया हुआ है, क यहाँ पे है, ख यहाँ है, ग यहाँ है। तो देखिए इसमें कौन सा सही हो जाएगा, घ सही हो जाएगा। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ता है, आप इसमें ऑप्शन घ को टिक कर लेंगे। फिर आपका प्रश्न संख्या 35 में पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने कब सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की थी। तो इसमें जो है कि 1999 में परवेज मुशर्रफ जो थे, इन्होंने जनरल थे, वे क्या थे, जनरल थे, यानी कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने 1999 में सैनिक तख्ता पलट की थी। ठीक है, इसकी अगुवाई किए थे, तो आप इसमें 1999 को टिक कर लेंगे। फिर आपका प्रश्न संख्या 36 में बोला जा रहा है दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ, यानी कि दक्षिण अफ्रीका जो है वह कब स्वतंत्र हुआ। तो इसमें आपका ऑप्शन घ सही है, यानी कि 1994 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका स्वतंत्र हुआ। फिर आपका प्रश्न संख्या 38 है, इसमें पूछा जा रहा है कि रंग भेद की नीति इनमें से किस देश में प्रचलित थी। तो ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको वीवीआई में टिक कर लेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि रंग भेद की नीति इनमें से किस देश में प्रचलित थी। तो इसमें दक्षिण अफ्रीका में जो है कि सबसे ज़्यादा रंग भेद की नीति प्रचलित थी, यानी कि ऑप्शन ख सही है। दक्षिण अफ्रीका को आप टिक कर लेंगे और वीवीआई में भी टिक कर लेंगे। प्रश्न संख्या 38 है कि भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299 थी, यानी कि ऑप्शन ग सही है। प्रश्न संख्या 39 है और वीवीआई भी है। ये पूछा जा रहा है कि लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता। तो इसमें जो है कि ख सही हो जाएगा, यानी कि शासन का प्रमुख नाम जो है कि प्रावधान में नहीं रहता है। तो इसमें ऑप्शन ख को टिक कर लेंगे। फिर आपका प्रश्न संख्या 40 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 40 सेट 1 का लास्ट क्वेश्चन, जो कि सोशल साइंस यानी कि एसएसटी का है। तो इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा ने किस दिन अपना काम पूरा कर लिया। तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपना काम पूरा कर लिया था, यानी कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी इसमें सही हो जाएगा। और इसका आप अगर पीडीएफ लेना चाहते होंगे तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जा कर के मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, उसमें आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जितना भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूंगा वे आप तक आसानी से पहुंच सके। और जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम होते जाएगा, एग्ज़ाम के जब आप एग्ज़ाम दे कर के आएंगे, उसके बाद मैं क्वेश्चन कहीं से ला करके उसका आंसर की बना दूंगा, आंसर की, जिससे आप क्या करेंगे कि अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि कितना सही और कितना गलत आप करके एग्ज़ाम में आए हैं। उससे आपका रिजल्ट का पता यहीं से चल जाएगा। और इसके बाद मैं जो कि क्लास 10 का आपको जितना भी कोर्स में है क्लास 10 का, उसका सारा सब्जेक्ट का तैयारी अच्छी तरह से मैं करवाऊंगा। के लिए कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।